हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू पेपर एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो कि आज के न्यूज़पेपर में आए हैं और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उन्हें हम कवर करने की। तो हम सीधा बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 8 से, और ये बेसिकली है हमारे ग्लोबल साउथ से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि अचानक से ये ग्लोबल साउथ टर्म हमारे न्यूज़ में कैसे आ गया। अब नेटो का ये कहना है कि ग्लोबल साउथ की जितने भी कंट्रीज हैं वो हमारे यूक्रेन को उतनी सपोर्ट नहीं कर रही है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो रशिया के तरफ इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डज ग्लोबल साउथ मीन्स। तो जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज हमारे ब्लू कलर में है वो है हमारे ग्लोबल नॉर्थ, और जितने भी कंट्रीज रेड कलर में मार्क्ड है वो हमारे हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज। जैसा कि हम मैप से ही पता कर सकते हैं, ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज और ज्योग्राफिकल नॉर्थ कंट्रीज सेम नहीं है। हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हमारा सदर्न पार्ट में पाया जा रहा है, बट ये हमारा ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। तो अब इसकी ओरिजिन को समझने के लिए हम अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और पीछे चलते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्रीज को 3 टर्म में डिनोट किया जाता था, जो थी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री। बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हमारी कंट्रीज बाइपोलर में बढ़ गई। हमारे एक साइड थे यूएसए जिसे हम लोगों ने डिपिक्ट किया, नॉट हम लोगों ने, ये टर्म दिया गया था बेसिकली एल्फ्रेड सोवियर के द्वारा, जो कि 1952 में उन्होंने डिपिक्ट किया यूएसए को फर्स्ट कंट्री, यूएसएसआर को सेकंड कंट्री, और जो भी कंट्री जो कि नॉन अलाइंड थी किसी भी तरफ उन्हें कहा गया थर्ड कंट्री। बेसिकली थर्ड कंट्रीज में वो कंट्री थी जो कि कॉलोनाइज की गई थी और जिनमें इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा बूम नहीं की गई थी, इसलिए बेसिकली ये कंट्रीज काफ़ी पुअर थी और इनमें पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी। बट जब ये टर्म थर्ड वर्ल्ड बनाया गया था तब इसे एक नेगेटिव वे में तो बिल्कुल नहीं लिया गया था, बट क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी वो काफ़ी पुअर थी, इसीलिए इसे एक नेगेटिव टर्म के साथ काफ़ी समय तक देखा गया। बट 1990s में जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए तब हमारा एक न्यूट्रल टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जो कि था हमारा ग्लोबल साउथ। बट ग्लोबल साउथ में आज भी हमारे अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज ही आते हैं। जितने भी मेजर पावर है वो हमारे ग्लोबल नॉर्थ में देखे जा रहे हैं। तो इसके बाद पैरा में बताया गया है जियो पॉलिटिकल नॉट ज्योग्राफिकल। इसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अगर इस मैप से वापस से समझने की कोशिश करें तो हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच से पास करता है, तो इक्वेटर ऑब्वियसली वो यहाँ ऑलमोस्ट कहीं यहाँ से पास करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे ग्लोबल साउथ के 2 मेजर पावर इंडिया और चाइना वो पूरे के पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में है, बट फिर भी ये ग्लोबल साउथ का पार्ट है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जियो पॉलिटिकल हमारे ग्लोबल साउथ ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ से बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा होता तो हमारा ये पार्ट जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है ये ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं होता, और ऑस्ट्रेलिया जो कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जा रहा है वो हमारा नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट नहीं होता। अब इसके बाद आखिरी पैरा में बताया गया है कि किस तरह सिनेरियो चेंज हो रही है। जहां पहले हमारे ग्लोबल साउथ में वो सारी कंट्री थी जो कि थोड़ी पुअर थी, पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, बट अब ये सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो बताया जाता है तो बाय 2030 हमारे जो टॉप के 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री होगी उसमें से 3 कंट्री ग्लोबल साउथ से ही होने वाली हैं। अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार हो सकती है। नंबर 1 पे होगी हमारी चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए जो अकलौता हमारे ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, और वापस से इंडोनेशिया। इसमें यह भी बताया गया है कि जीडीपी इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर अगर ब्रिक्स की कंट्री की देखा जाए वो G7 से भी ज़्यादा है। ब्रिक्स में जैसा कि हमें पता है मोस्टली कंट्री जो इन्वॉल्व है वो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। जबकि G7 में मोस्टली हमारी कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान एंड अमेरिका एंड सो ऑन। तो हमें सिनेरियो काफ़ी चेंज होता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि पावर वाइज भी काफ़ी कंट्रीज चेंज कर रही है। जैसे कि हमारा हाल में ही चाइना ने सऊदी अरबिया और ईरान के झगड़े को सुलझाया था, जैसा कि ये न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल हुआ था। ये किसी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री का काम नहीं है,
ब्राजील ने भी एक पीस के लिए प्लान किया है रशिया और यूक्रेन वॉर में। इंडिया भी हमारी एक समिट प्लान कर रहा है जो कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से है। इंडिया ने G20 की मेंबरशिप भी अफ्रीका को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो इसके साथ हम इस आर्टिकल को एंड करते हैं और पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 7 से, और ये बेसिकली है डोंट वेस्ट द वेस्ट वाटर। अब इसका ओवर आइडिया आपको देने की कोशिश करूं तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हमें वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करना चाहिए। कैसे? हमारे रूरल एरिया में जो पॉन्ड्स है वहाँ के पानी को ट्रीट करो, हमारे अर्बन एरिया में जो सीवेज है वहाँ के वाटर को ट्रीट करो। अब ये करना क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी सारे डिजीज सीवेज से ही फैलते हैं। पहले के ज़माने में जैसे कि पोलियो और इस तरह के वायरसेस काफ़ी फैलते थे हमारे ड्रेनेज सिस्टम या फिर सीवेज सिस्टम से। तो इसलिए बताया गया है कि इस वाटर को हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि किस तरह की बीमारी फैल सकती है, और इन्हें ट्रीट करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल देना चाहिए, जिसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने भी स्टार्ट किया है, जिनका पहले से एम था कि वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हेल्थ केयर सर्विसेज रिलेटेड और अपॉर्चुनिटी डे। और आखिर में इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिस तरह इंडिया इस बार G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है तो उसे ये वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहिए ताकि हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। क्यों? क्योंकि हमारी डिजीज स्प्रेड होना सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अब इसे करना ही क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी डिजीजेज म्यूटेट करती है। तो अगर हम इस तरह के सीवेज सिस्टम को पहले से ही ट्रीट करते रहें और एक प्रॉपर डेटा बनाते रहें तो हमें पता रहेगा कि किस तरह की म्यूटेशन हो रही है, और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड के टाइम पे फैला गया था उन्हें हम रोक सकते हैं उनके फैलने से पहले। तो बेसिकली इस आर्टिकल में बस यही चर्चा की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 10 से, और ये बेसिकली है हमारे मणिपुर और मिजोरम से जहाँ पे इलीगेंट माइग्रेंट देखे गए हैं, उनकी बायोमेट्रिक डिटेल्स को कैप्चर करने की बात की गई है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जितने भी इलीगेंट माइग्रेंट्स मणिपुर या मिजोरम में आए हैं उन सब के बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जैसे कि रेटिना स्कैन, इरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन, ये सारे डेटा को आपको अपडेट करना है। एक डिटेल ये भी बताती है कि ऑलमोस्ट 40,000 रिफ्यूजीज हमारे म्यांमार में हैं और 4,000 रिफ्यूजीज मिजोरम में आ चुके हैं। अब ये रिफ्यूजीज इंडिया में आ क्यों रहे हैं? बेसिकली बताया जाता है कि हमारे म्यांमार में एक मिलिट्री रूल आ चुका है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टीज वहां से छोड़कर भाग रही है। अब क्योंकि उनके मणिपुर के ट्राइबल एरिया जैसे कि कुकी चीन इन सभी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, बताया जाता है कि उनके फैमिलियर टाइज है, यानी कि फैमिली वाले रिलेशन है उन दोनों कम्युनिटी की, इसीलिए वो सारे के सारे माइग्रेट कर रहे हैं और इंडिया की तरफ आ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि इंडिया और म्यांमार एक काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करती है विच इज़ अराउंड 1643 किलोमीटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये बेसिकली हमारे इंपोर्ट ऑफ यूरिया से रिलेटेड है। अब हमें पता है यूरिया एक मेजर फर्टिलाइजर है जो कि हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सिंपल फर्टिलाइजर की कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की रेशियो होनी चाहिए 4:2:1, बट अभी जो देखा जा रहा है वो हो चुकी है ऑलमोस्ट 8:3:1, जिसकी वजह से हमारा सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी बुरी तरह हैम्पर कर रहा है। यूरिया जो कि रिच इन नाइट्रोजन है उसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन हम देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज अमाउंट में देखा गया है। अब हमें यह भी पता है कि यूरिया मेनली हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है जिसकी वजह से इसका कॉस्ट भी काफ़ी आता है, और सबसे मेजर कंसर्न ये है कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी खो रही है, वो स्टैग्नेंट फॉर्म में जा चुकी है। इस बार के डेटा के अनुसार हमारे 10% ज़्यादा यूरिया का यूज़ हुआ है, बट फिर भी हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन में 16% की डिक्रीज देखी गई है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर यूरिया को हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ता जा रहा है और ये हैम्पर कर रहा है सॉइल की फर्टिलिटी। इसीलिए
ये बताया गया है कि बाय 2025 हमें चेंज करना है यूरिया को अदर फॉर्म से। उससे पहले यह भी बताया गया है कि हमें डायरेक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं बढ़ना, जो कि श्रीलंका ने गलती की। हमें पता है श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई और उसका एक मेजर रीजन यह भी था कि उन्होंने ओवरनाइट यूरिया के इंपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया और वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ गए। हमें ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने टारगेट लिया है बाय 2025 हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, यूरिया का अल्टरनेटिव लाना है। अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग नैनो यूरिया यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है नैनो यूरिया काफी लोगों को ठीक ना लगे, बट ये तो यूरिया के केस में भी था। जब यूरिया पहली बार आई थी तो फार्मर ने उन्हें पहली बार में एक्सेप्ट नहीं किया था। बट नैनो यूरिया के काफी फायदे भी है। बताया जाता है कि ओनली 500 ml बॉटल ऑफ नैनो यूरिया लगभग 45 किलोग्राम ऑफ यूरिया के बराबर होता है। सेकेंडली ये भी बताया गया है कि हमारे नैनो यूरिया को यूज करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी बचेगा और फार्मर्स को अल्टीमेटली फायदा ही होगा। इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया है कि इंपोर्ट ऑफ यूरिया को काफी कम कर देना है बाय 2025। तो इस तरह इस आर्टिकल को एंड करने के बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 18 से, और ये बेसिकली है हमारे क्वांटम सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। अब सुपर कंप्यूटर हम लोग को सभी को पता है बेसिकली एक पूरा सेट ऑफ सीपीयूज को एक साथ ज्वाइंट करते हैं, जो कि काफी टेराफ्लॉट्स पेटाफ्लॉट्स में हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। अब ये क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से अलग कैसे है? सबसे पहले क्लासिकल कंप्यूटर जो होती है उनमें हम लोग यूज करते हैं बाइनरी डिजिट्स, यानी कि 1001। अगर डेटा पास कर पा रही है ट्रांजिस्टर से तो वो 1 शो करेगी, अगर नहीं कर पा रही तो 0। बट हमारे क्वांटम कंप्यूटर में क्या अंतर है कि इस तरह हम लोग 10 यानी कि ट्रांजिस्टर पर इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। ये बेसिकली डिपेंडेंट है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करती है तो वो है +1, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है तो 0। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिक अंतर ये है कि ये लिमिटेड हो जाती है क्योंकि ये है नॉर्मली 1 और 0 इस तरह के डिजिट्स। बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो ये हमें मिलते हैं पेयर्स में। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 0 और क्लॉकवाइज है तो 1। तो इस तरह हमें एक पेयर मिला 0 1। सिमिलरली 1 0, अगर सेम दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो 0 0 एंड दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है तो 1 1। तो इस तरह हमें ज्यादा पेयर मिलते हैं। हमने ये भी सुना है कि क्वांटम कंप्यूटर जो सॉल्यूशन कुछ सेकंड्स में करती है वो सुपर कंप्यूटर को, जबकि वो काफी पावरफुल है, उन्हें कई साल लगेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर फ्यूचर तो है। सेकेंडली इसमें एक मेजर बात यह है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि सभी पार्टिकल्स के एंटी होते हैं। अगर प्रोटॉन है तो उसका एक एंटी इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इसी तरह कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनका एंटी वो खुद ही होता है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो खुद ही नेगेटिव है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी विद इन इटसेल्फ लाई करती है। इसे ही हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं मेजोरना जीरो। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि जिस पार्टिकल की एंटी विद इन इटसेल्फ लाई करती हो। तो इस तरह हम लोगों ने आज के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। I hope you liked this video. If you liked our initiative, subscribe to our channel and we will keep posting Hindu analysis on the daily basis. So see you all in the next video.